हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपको पुरानी क्लासेस देखनी है तो आप कहां से देखेंगे मैं आपको बता दूं। चैनल पर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है। वहां पर जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 10th की, जिसके अंदर जो है पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा तीनों की सारी क्लासेस एक ही साथ में मिल जाएगी। और अभी हाल फिलहाल में चल रहा है प्रश्नावली नंबर 4, जिसका बेसिक पार्ट और पहला प्रश्न जो था उसके अंदर 6 प्रश्न थे, वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की क्लास के अंदर मैं लेकर आया हूं आपके लिए जो है अपने प्रश्नावली 4.1 जो है उसका सवाल नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अपन आज के प्रश्नों की। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ कि निम्नलिखित स्थितियों में क्या करना है, द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है मतलब द्विघात समीकरण बनाकर हमें छोड़ देना है, फिर कुछ ना करना। देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की जो है ना लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई होगी तभी तो उसका दुगुना करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन मानेंगे कि माना कि आयत की चौड़ाई बराबर क्या मान ली, एक्स। चौड़ाई ही क्यों मान ली, क्यों, क्योंकि इस क्षेत्र की जो लंबाई है ना, लंबाई, वो लंबाई इस चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई हमने एक्स मान ली, तो अब देखना क्या लिखेंगे, लंबाई बराबर लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगुने, चौड़ाई एक्स उसका दो गुना, तो दो से क्या करवा दिया, गुणा से एक क्या है बेटा, अधिक है। तो क्या करेंगे, एक्स इंटू दो तो हो जाएगा 2x और फिर प्लस का क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए। फिर हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार यानी कि आयत है ना, आयत, आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल है ना, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर को फिलहाल भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई कितनी है बेटा, देखो ध्यान से, 2x+1, कोष्टक में बंद कर दो, प्लस में चल रहा है इसलिए। फिर इंटू, इंटू चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है देखो, x है, फिर बराबर में 528। अब बाहर वाले x को अंदर गुणा करवा देते हैं, तो बाहर x है तो इसको इससे गुणा कराया तो 2 और x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, x को इससे गुणा कराएंगे तो x को 1 से गुणा करेंगे तो ओनली x ही तो होगा भाई, कोई फर्क तो पड़ेगा क्या, इससे नहीं पड़ेगा। और प्लस के 528 को इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर मुझे बताओ x की घात 2 है या नहीं भाई, है 2, x की घात 2 है, मतलब वो क्या होगा, द्विघात समीकरण। तो प्रश्न ने यही तो कहा द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो अपन लिख देते हैं यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। इक्वेशन हो गई 2x² प्लस एक्स माइनस 5 टू 8। और क्या लिखेंगे, जहां x, x क्या है, चौड़ाई है। कोई दिक्कत है बेटा, प्रश्न ने कहा कि सोल्व नहीं करना आ गया ना, केवल उसने कहा कि द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त किया और फिर इसको छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। प्रश्न ने कहा कि चौड़ाई जो है, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या माना, चौड़ाई मान ली x, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से, दो के गुणे से एक अधिक, अधिक है तो जोड़ना है, तो x इंटू टू यानी 2x हो गया, प्लस का 1 हो गया।
फिर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 528। फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई की जगह तो लंबाई लिखी और चौड़ाई की जगह पर क्या लिखी, चौड़ाई लिखी, बराबर में 528। बाहर वाले x को अंदर गुणा कराया 2x², x को 1 से गुणा कराया x हो गया, प्लस के 528 के इधर लाए, किसका हो गया माइनस का, तो बराबर में क्या बच गया 0। घात 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, जहां पर x क्या है तो उसकी क्या है चौड़ाई है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट सेकंड वाले प्रश्न की बात करते हैं, पर समझिएगा ध्यान से। सेकंड वाला प्रश्न ये है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों का ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब क्या होता है नंबर वाइज, क्या होता है नंबर वाइज। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर 2 लिखा, तो 2 के बाद में नंबर वाइज अगला क्या आएगा 3, 3 के बाद में अगला क्या आएगा 4, 4 के बाद में अगला क्या आएगा 5। तो मुझे ये बताओ हर बार इसमें कितना बढ़ रहा है, हर बार एक जुड़ रहा नहीं जुड़ रहा। तो यानी कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की बात कह देवे तो हर बार यूं सोचना है कि कितना कितना जुड़ रहा है, एक एक जुड़ रहा है, और एक एक जुड़ रहा है वो तो हमने 2 माना। तो इस सवाल में हमें संख्या पता थोड़े है क्या, इस सवाल में हमें संख्या पता नहीं है, तो हम मानेंगे जैसे हर बार की तरह। देखना, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लिया x। हमें पता नहीं है तो हमने पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लिया x मान लिया। फिर हमने कहा ना भी क्रमागत का मतलब हर बार एक एक जुड़ता जाएगा, एक एक जुड़ता जाएगा, तो लिखेंगे दूसरा क्रमागत, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहला क्या है x, और अगला क्या हो जाएगा एक और बढ़ जाएगा यानी जुड़ जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें। कहा ना अपन ने जैसे 2 उदाहरण माना, तो 2 का अगला क्रमागत क्या होगा 3 होगा, तो 2 में क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे। तो पहला हमने x माना, तो इसका अगला क्या होगा 1 जोड़ेंगे, तो x में क्या कर दिया 1 जोड़ दिया। तो कभी भी ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपको मानने हैं तो पहला x मानना है और दूसरा क्या मानना है x प्लस 1 मानना है। आ गया समझ में, x प्लस 1 मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न ने क्या कहा, प्रश्न ने यह कहा कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल यानी कि इन दोनों का गुणा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1 और बराबर में गुणा कितना दे रखा है 306 दे रखा है। आया क्या भाई समझ में, ये आ गया समझ में। चलिए गुणा करवा लेते हैं, x को x से गुणा करवाएंगे तो क्या होगा x², फिर प्लस का प्लस, x को 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा x ही तो आएगा, और प्लस के 306 को इधर ले आऊं क्या आ जाएगा माइनस का 306 और बराबर में क्या बचेगा 0। बताओ x की घात कितनी है 2 है, बराबर में क्या ला दिया हमने 0। तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे अपन यह द्विघात समीकरण है, जहां x क्या है बेटा, x पहला क्रमागत धन पूर्णांक है, जहां x क्या है पहला क्रमागत धन पूर्णांक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे आप। दोनों इजी प्रश्न हैं, केवल हमें इक्वेशन बनाकर उनको क्या कर देना है बेटा छोड़ देना है। तो हमने इक्वेशन यहां पर क्या कर दी बना दी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट से, दोनों प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो आप, दोनों प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया, चलिए रफ कर देता है इसको। अब अगले तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। इसका तीसरा प्रश्न क्या कहता है समझिएगा ध्यान से, उतारने की कोई जरूरत नहीं है, केवल समझते चलना है, समझते चलना बस। हाँ जी, तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न ये है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे माना कि रोहन की माँ उससे, किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो हम लिखेंगे माना कि, ये अपना चल रहा है तीसरा दूसरे का ना,
माना कि रोहन की आयु क्या मान लेते हैं, एक्स। रोहन की आयु क्या मान ली, एक्स मान ली। अब कहता है रोहन की माँ की आयु, तो यहां पे लिखूं माँ की आयु। माँ जो है रोहन से कितने वर्ष बड़ी है बेटा, 26 वर्ष बड़ी है। रोहन कितने वर्ष का है, एक्स वर्ष का, और एक्स से 26 वर्ष बड़ी और बड़ी कहे तो उसमें क्या करना है, जोड़ना है। आया समझ में। माना कि रोहन की आयु तो एक्स वर्ष है और रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो जो भी उम्र रोहन की है उसमें 26 वर्ष क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर कहते हैं कि छोटी है तो घटा लेते, और बड़ी कहता है तो जोड़ना है। ठीक है भाई। और पश्चात के वे तो भी जोड़ना है, और पूर्व के वे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर घटा देना है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है। तो माना कि रोहन की आयु एक्स वर्ष है तो उसकी माँ कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 वर्ष की हो जाएगी। फिर कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि जैसा प्रश्न ने कहा। प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु, और यहां पे लिखेंगे माँ की आयु। 3 वर्ष पश्चात, पश्चात कहे तो तुम्हें जोड़ना है, जोड़ना है तो अभी प्रेजेंट टाइम में रोहन एक्स वर्ष का था, और फिर इसने कहा कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है भाई। और माँ की आयु, माँ प्रेजेंट टाइम में कितने वर्ष की थी, एक्स प्लस 26 थी। 3 वर्ष पश्चात इसमें भी 3 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा एक्स प्लस 26 वर्ष, और 3 वर्ष कितने हो गए, 29 हो गए। कोई दिक्कत है भाई। एक्स उसमें 26 अधिक कर दिया तो एक्स प्लस 26 हो गया। फिर 3 वर्ष पश्चात कहा तो एक्स में भी 3 जोड़ना है और एक्स प्लस 26 में भी 3 जोड़ना है। ठीक है भाई। आइए समझिए, ये तो हो गई दोनों की 3 वर्ष पश्चात की आयु। प्रश्न ने कहा उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल कब, जब 3 वर्ष पश्चात की आयु, तो 3 वर्ष पश्चात की आयु रोहन की ये रही और उसके पुत्र रोहन की ये रही, उसकी माँ की ये रही, तो यानी कि दोनों को गुणा करवा लेंगे, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, और बराबर में क्या हो जाएगी, 360 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, 360 हो जाएगी। अब बात करते हैं कि एक्स को एक्स के गुणा कराएंगे, तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 29 से गुणा कराएंगे, 29x, फिर 3 का नंबर x के साथ में प्लस 3x, फिर 3 का नंबर 29 के साथ में, 3 9 जा 27 का 7, ये 2 3 2 जा 6 7 8 87, बीच में प्लस का प्लस, और प्लस के 360 को इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक्स स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे, ये दोनों प्लस के हैं भाई, तो 29x और 3x कितना हो जाएगा भाई, 31x हो जाएगा। और इधर एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या होती है बेटा, बाकी होती है, और बाकी होती है तो बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह किसका आ जाएगा, यहाँ पर नहीं 31 नहीं आएगा, 32 आएगा ना, 29 और 3 है ना, 28 समझ गया मैं। और इधर हो जाएगा माइनस का 273, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए एक बार आंसर मिला लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर, और इसमें से इसको घटा लिया गया क्या, बड़ी संख्या 360 है, माइनस की है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब घात भी 2 है, बराबर में 0 है, इसका मतलब यह है द्विघात समीकरण है, जहां x क्या है बेटा, x रोहन की आयु है, जहां पर x क्या है, रोहन की आयु है। चलिए इसको भी एक बार जो है स्क्रीनशॉट में उतार लीजिए फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करते हैं अगले चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न क्या कहता है समझिएगा, दूसरे का चौथा प्रश्न। हाँ जी, तो अपने को इसी का जो है चौथा प्रश्न देखने को मिल रहा है ऊपर, ध्यान से देखिएगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है
तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की जो है हमें क्या पता करनी है, चाल पता करनी है। तो चाल वगैरह तो कुछ पता नहीं करना, हमें केवल इक्वेशन पता करनी है। तो हम मान लेंगे, जैसे देखना यहाँ पर बात किसकी हो रही है, समान चाल, चाल और दूरी और समय इनकी बात हो रही है। तो हम मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स। रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं बेटा, एक्स मान लेते हैं। और देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, हमें दूरी कितनी दे रखी है, दूरी बराबर दे रखी है 480 किलोमीटर। क्या दे रखा है बेटा, 480 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है भाई, तब उसे 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर होगा, समय का फॉर्मूला होता है ना, समय बराबर दूरी बटेवा चाल। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटेवा चाल का जो है इस सवाल में यूज करेंगे। कैसे देखना, फर्स्ट में अपन पता करते, देखना समझना ध्यान से। जब समय क्या हो t1, ऐसे लिख दो समय t1 पर, नहीं रे यार ज्यादा हो जाएगा ये तो, चलो ऐसे लिख लेते हैं। 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है। तब समय मान लेते हैं अपन t1। समय क्या मान लेते हैं, फॉर्मूला ये लगा रहा हूं मैं, समय निकाल रहा हूं है ना। तो समय क्या मान लिया मैंने, t1 मान लिया। तब दूरी बटेवा चाल, तब दूरी दूरी तो बराबर ही है, 480 किलोमीटर ही तो है भाई। और बटेवा में चाल, हमने चाल कितनी मानी है, x। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। समय बराबर दूरी बटा चाल, समय क्या मान लिया t1 बराबर, दूरी कितनी है, दूरी है 480 और बटेवा में चाल, चाल कितनी है बेटा जी, चाल हमारे पास x है। तो बटेवा में क्या मान लिया, x मान लिया। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात, t1 बराबर तो 480 बटेवा x हो गया। अब इसके बाद में t1 t2 समय, यानी दूसरे नंबर का समय। कब देखना, यदि इसकी चाल जो है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। देखना फॉर्मूला वो समय दूरी बटेवा चाल। तो समय मैंने दूसरी बार की स्थिति में समय क्या मान लिया t2। तब दूरी, दूरी तो वो की वही है भाई 480। इतनी दूरी चल रही है, गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा हो रही है। फर्स्ट में गाड़ी की चाल कितनी थी, x। फिर क्या कहा उसने कि चाल 8 घंटे कम हो गई। 8 घंटे कम हो गई मतलब x में से 8 क्या कर लो, घटा लो। तो क्या आ जाएगा, नीचे फॉर्मूले में चाल है तो x माइनस 8। समीकरण नंबर क्या हो गई बेटा, 2 हो गई। पहली समीकरण समय बराबर चाल बटेवा दूरी बटेवा चाल लिख दिया। दूसरे समय में दूरी बटेवा चाल, चाल क्या हो गई, पहली वाली जो भी चाल थी ना उसमें से 8 किलोमीटर कम हो गई। और कम हो गई तो हमारा क्या जा रहा, हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो हमने कम कर दिया इसको। चलिए आगे बढ़ते फिर समझिएगा, ये हो गई। अब तब प्रश्न कहता है कि 3 घंटे जो है क्या लगते हैं, अधिक समय लगता है। जब स्पीड कम हो गई, जब स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तब 3 घंटे उसे ज्यादा लगे। स्पीड कम कौन से समय में हुई, t2 टाइम में। इस टाइम में स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। और कम हो गई मतलब इसमें समय कितना लगेगा, सॉरी इसमें समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा मतलब ये वाला क्या हो गया, बड़ा। तो बड़े वाले समय में से छोटा वाला समय घटाएंगे तो कितना गैप आएगा, 3 घंटे दे रखा है, कितना, 3 घंटे। पता करना है बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है। तो मुझे ये बताओ स्पीड कम किसमें हुई, चाल कम कब हुई, दूसरे समय में। जब चाल कम हुई ना तभी तो समय ज्यादा लगा। और ये समय ज्यादा है तो बड़े वाले में से तो छोटा वाला घटाएंगे। तो बड़े वाले यानी t2 में से t1 क्या कर दिया, घटा दिया। तो कितना समय ज्यादा लगा था बेटा, 3 घंटे का समय ज्यादा लगा था। तो बराबर में क्या लिख दिया, 3। ठीक है, क्योंकि t1 t2 क्या समय है तो इधर समय का गैप आ गया। t2 का मान देखो 480 बटेवा x माइनस 8 और फिर माइनस ये माइनस। और t1 देखो 480 बटेवा x और बराबर में क्या चलेगा, 3 घंटे।
भाई आयु के समझ में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को, पर थोड़ा सा ध्यान से समझना आ जाएगा समझना। चलिए इसको मिटा देते हैं, समझिएगा ध्यान से। बटेवा में आ जाती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और ऐसे सवालों में, एक्स वाले सवालों में आपको एलसीएम का पता नहीं चले, क्या करो, नीचे वाले दोनों को इंटू में लिख दो। कैसे? ऐसे, एक्स माइनस 8 और इंटू में क्या आ जाएगा, एक्स। दोनों को इंटू में लिख दिया, फिर ऐसे क्रॉस गुणा करा लो। एक्स तो गुणा होगा इनसे, यानी कि 480 इंटू एक्स, फिर बीच में माइनस का माइनस, फिर ऐसे क्रॉस गुणा होगा ये इससे, यानी कि x माइनस 8 गुणा होगा 480 से, और बराबर में आंसर कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। 3 चल रहा है, चलिए गुणा करवा लेते हैं 480 को x से, तो 480 x। फिर देखना, अब ये 480 किससे गुणा होगा, x से, तो 480 x तो आएगा, पर आगे क्या चल रहा है बेटा, माइनस। तो या तो फिर इस माइनस को बाहर चलने दो, कोष्टक में बंद कर दो, ये वैसा का वैसा ही, माइनस बाहर लिख दिया, कोष्टक लगा दिया, 480 अंदर से गुणा हुआ तो 480 x, फिर माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस 480 इस 8 से भी गुणा होगा, तो 8 से गुणा होगा तो 0, 8 8 64 के 4 हासिल का 6, 8 4 32, 33 34 35 36 37 38, और ये कोष्टक बंद। और अब बटेवा में भी लिख दूं मैं थोड़ा सा सिंपल करके, ये बाहर जो x है इसको अंदर गुणा करवा लेते हैं, तो x को x से गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, x को 8 से गुणा कराएंगे 8x हो जाएगा, और बराबर में क्या चल रहा है बेटा, 3 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लिखता हूं मैं 480x, फिर माइनस को अंदर गुणा कराऊं तो माइनस के 480x हो गया, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3840, बटे वाली कहां चली जाएगी, इंटू में, तो ये बराबर में 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिख दिया। आया भाई समझ में? नॉर्मली तो है, कोई दिक्कत नहीं है, देखना समझना ध्यान से, है ना। ये तो 480 एक्स प्लस का, ये माइनस का कट गया, तो जो बचा उसको लिख देते हैं 3840 बराबर, अंदर 3 से गुणा करवा दूं, 3x स्क्वायर, 3 बन जाए 3 क्यों भैया, क्यों ऐसा क्यों कष्ट हो रहा है, ये इंटू वाले 3 को कहा भेज दो मैं बटेगा में, तो बराबर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इंटू वाला जो 3 था ना, इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, बटेवा में भेज दिया। ऐसा क्यों किया, क्यों, क्योंकि जो है इसके अंदर 3 का भाग जाता है। कैसे देखना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, और 0 का 0, तो 1280 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 8x। मुझे ये बताओ x की घात 2 किधर है, इधर है, और आगे प्लस भी है, कुछ नहीं है तो प्लस की मानेंगे ना, तो इस संख्या को भी कहा ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं, तो इधर आ जाएगा 0, बराबर में चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, और प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 1280। अब पूरी इक्वेशन को पूरी उल्टी कर देते, चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि x का तो स्क्वायर माइनस 8x और माइनस के 1280, और बराबर में क्या आ गया, 0। ये लीजिए भाई अपनी इक्वेशन बन चुकी है। इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। बाकी ये जो अपना सवाल है बिल्कुल दूसरा एकदम क्लियर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भाई। तो एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, उठाइए फटाफट से भाई, लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपनी ये जो प्रश्नावली 4.1 जो है ना मित्रों, ये कंप्लीट हो चुकी है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। और अपन मिलेंगे अगली नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन जो है अपनी इसी क्लास की जो है प्रश्नावली 4.2 जो है समझने का प्रयास करेंगे। और हाँ, थोड़ी सी किसी को दिक्कत लगती है, डायरेक्ट आप बीच किसी क्लास में आ जाते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस आराम से देखें, कंटिन्यू 1 बाय 1 करके, फिर आपको ये अच्छी समझ में आएगी, ठीक है ना। और किसी को कम समझ में आता है, मुश्किल से समझ में आता है, तो उससे भी रिक्वेस्ट है कि वो क्लास को देखे आराम से, एक बार नहीं 2 बार देखे, क्योंकि कैसे समझ में नहीं आएगी भाई, आएगी समझ में, उसको 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जरूर 100% समझ में आएगी। हाँ, किसी का दिमाग ज्यादा चलता है, अच्छा चलता है, तो वो 1 बार में समझ जाता है बिना कुछ करे, और किसी का दिमाग थोड़ा सा लो चलता है, कम चलता है, तो उसको 2 बार समझाना पड़ता है। किसी का दिमाग बिल्कुल नहीं चलता, तो उसको बहुत बार समझाना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा उसका असर पड़ता है। बाकी सब आप अच्छे पढ़ सकते हो, अच्छा कर कंप्लीट कर सकते हो, केवल और केवल आपको जो है मैथमेटिक्स को समय देने की जरूरत है और रिवीजन की जरूरत है, ठीक है, जो आप जरूर दे रहे होंगे। और मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।